हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है एनओसी। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एनओसी लेना किनको है? क्या जो नए कैंडिडेट जो इंटर स्तरीय और अंडर ग्रेजुएशन को फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी एनओसी आवश्यकता है? जो ऑलरेडी पहले से जॉब में है या किसी अर्ध सरकारी जॉब यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है उनके लिए जरूरी है? तो इसका आंसर जो है वो है आपको जो भी पहले जो गवर्नमेंट जॉब में है और अर्ध सरकारी जॉब में है उनके लिए सिर्फ एनओसी की आवश्यकता होती है। तो एनओसी कैसे प्राप्त होता है और एनओसी हम प्राप्त जब कर लेते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है आपको, तो सभी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए एनओसी का फुल फॉर्म, तो पता चल गया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ना आपत्ति प्रमाण पत्र। तो हम लोग इस प्राप्त कहाँ से ये करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? तो जैसे हम अभी रेलवे में अभी काम कर रहे हैं और जैसे हम लेवल 3 में है और हम लेवल 6 वाला फॉर्म भर रहे हैं या इंटर वाला ही अगर हम दूसरा डिवीजन से फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे एग्जाम होता है, जैसे हमारा प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, फिर मेडिकल होता है और डीवी होता है। तो उस समय डीवी के दौरान क्या होता है कि हम लोग से एनओसी मांग जाता है कि आप जब पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए कि हाँ हम पहले से गवर्नमेंट जॉब में है। तो इसका बनाने का प्रोसेस क्या है? तो जैसे हम अभी एनओसी हम एक ग्रेजुएशन हमारा भी कर रहे थे इग्नू से, तो उसमें भी एनओसी मांगा जा रहा था कि एनओसी आप सबसे पहले अप्लाई कीजिए। तो एनओसी हमने कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि आपको सीनियर अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ता है। जैसे हम लोग डिविजनल के अंतर्गत काम करते हैं तो हम लोग पर्सनल डिवीजन के पास, डीपीओ के पास, डीसीएम के पास हम लोग अप्लाई करेंगे कि सर हमको एनओसी चाहिए। तो एनओसी अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में है तो आप किसके पास अप्लाई करेंगे? तो आप कमांडेंट या एसपी के पास अप्लाई करिएगा कि हमको एनओसी चाहिए। तो एनओसी से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम मान के चलिए कि अचानक सडनली एग्जाम डेट घोषित हो गया और आप एनओसी जमा किए हुए हैं, तो आपको एग्जाम देने के टाइम में आपको छुट्टी डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो रोक ही नहीं सकता आपको, क्योंकि आप पहले से ही उनको अवेयर कर चुके हैं कि हम इस फॉर्म को भरे हैं और हमको इस फॉर्म को भरे हैं तो हम उस फॉर्म को भरे हैं तो हम उस एग्जाम को भी देंगे, उस एग्जाम का हर एक प्रोसेस से गुजरेंगे। तो ये फायदा हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा और डीवी हो जाएगा, डीवी के टाइम में आपको उससे पूछा जाएगा कि हाँ आपके पास क्या एनओसी सर्टिफिकेट है, तो आपको एनओसी लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? तो देखिए एनओसी आप जब लीजिए जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। ज्वाइनिंग लेटर के डीवी के टाइम में आपको फोर्स किया जाता है। जैसे डिफेंस में हम कोस्ट गार्ड के समय हमारा सबसे जो बेस्ट डीवी होता है वो होता है कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड में हम जब गए थे तो उस समय हमारे पास कोई भी जॉब नहीं था, लेकिन एक कैंडिडेट के पास जॉब था, वो ग्रुप डी में थे। तो उनसे डीवी में एनओसी मांगा गया। उसमें कोस्ट गार्ड में कहता था कि एनओसी आप पहले सबसे पहले वहां रिजाइन मार के आइए तब यहाँ आइए, मतलब कि आप सिक्योर नहीं है। एनओसी दे दिए मतलब कि आप वहां ऑलरेडी रिजाइन मार चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि रेलवे में आप क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंशन, ज्वाइनिंग को एक्सटेंशन करवा सकते हैं बाद में कि हम अभी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा एनओसी प्राप्त करने में। लेकिन डिफेंस वाले में क्या होता है कि आपको एनओसी डीवी के टाइम में ही ले लिया जाता है। तो आपको एनओसी भी मिलने में भी आपको 2 से 3 महीना लग जाता है। जैसे हम अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो हम एनओसी आज अप्लाई मान के चले करते हैं, एनओसी आज हम अप्लाई किए तो हमको एनओसी मिलने में मिनिमम 2 महीना लग जाएगा। तो बताइए आप अगर लास्ट टाइम में अप्लाई कीजिएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, डीवी के टाइम आपको जब एनओसी नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, आपको परेशानी होने पड़ेगा बार बार। मान के चलिए आपका डीवी चेन्नई और आपका ज्वाइनिंग डीवी चेन्नई में है, आपका घर बिहार है, तो बताइए पॉसिबल है कि आप 2 से 3 बार कम समय में जा सकते हैं? आपको फ्लाइट बुक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा पड़ेगा। तो उससे अच्छा इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एनओसी अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में भी सहूलियत मिल सके आसानी से। जिस भी डेट में एग्जाम होगा आपको पहले प्रेफरेंस पर रखा जाएगा कि आपको जो भी एनओसी अप्लाई किए हैं उनको पहले छुट्टी दिया जाए, अदरवाइज अदर राष्ट्र आपको दिया जाए छुट्टी।
तो अप्लाई कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले एनओसी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सीनियर अथॉरिटी के पास सब्जेक्ट में लिखेंगे एनओसी सर्टिफिकेट इशू हेतु, हिंदी में लिखने के लिए इशू टू एनओसी सर्टिफिकेट फॉर नो ऑब्जेक्शन इन रिजाइन। रिजाइन करने के समय हमको कोई आपत्ति ना हो कि आप हमें रिजाइन न दें, कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट से, तो इसके लिए हमको एनओसी चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको टाइपिंग फॉर्मेट में आप इसको अप्लाई कीजिए। क्या करना है, एनओसी जितना आपका नाम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या है, आपका पीएफ नंबर क्या है, एचआरएमएस आईडी क्या है। तो आप जानते हैं कि हमको बनाना कहाँ से है। तो सबसे पहले हम जैसे अपने कोई भी काम करता है तो मैनेजर होता है, प्राइवेट कंपनी में मैनेजर होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। तो हम लोग अपने सुपरवाइजर के पास जाएंगे, जो हमने अपना टाइपिंग फॉर्मेट में लिखा है एनओसी के बारे में डिटेल, अपना एम्प्लॉय नंबर जितना भी डिटेल हम अपने दिया, किस स्टेशन पर काम कर रहे हैं उसका दिया, तो वो सुपरवाइजर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा टू सीनियर डीसीएम और डिविजनल पर्सनल ऑफिस, और सिग्नेचर मारेगा अपना, और आपको क्या करना है, उसको जमा कर देना है। 2 कॉपी अपना रखिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ हमने एनओसी के लिए जमा किया है। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी डिविजनल ऑफिस में जाइएगा, जमा कीजिएगा, वो कूड़ा के भाव में बिका गया, तो आपके पास जब एक पर्ची रहेगा तो आप कह सकते हैं कि हमने जमा किया था, हमको अभी क्यों नहीं एनओसी मिला, आप जवाब उठा सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए आपको 2 कॉपी रखना है, एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी जमा कर दीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अब चलते हैं कि एनओसी में क्या होता है कि सुपरवाइजर कहेगा कि इसका क्या जरूरत है, तो आप फोर्सली आपको सिग्नेचर करवाना है। ऐसा नहीं कि वो कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दीजिए निफिक्र होकर, नहीं, आपको एनओसी लेना है तो लेना है बस। अब एनओसी लेने के लिए सबसे सही समय क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग को 5 साल का बॉन्ड भरवाया गया है, तो टेक्निकल रिजाइन होता है, एक रिजाइनेशन होता है, मीन्स कम्प्लीटली तरह से हम उसको छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है उस जॉब से। लेकिन टेक्निकल रिजाइनेशन मीन्स हम रेलवे से रेलवे सीनियर दूसरा जॉब में जा रहे हैं, जैसे हम अभी लेवल 3 में है, लेवल 5 में चले गए, लेवल 6 में चले गए, तो टेक्निकल रिजाइनेशन लेंगे हम, डायरेक्ट रिजाइन नहीं लेंगे। टेक्निकल रिजाइन में क्या होगा कि जो हमने बॉन्ड भरा है वो भी हम लोग को माफ हो जाएगा। तो टेक्निकल रिजाइनेशन में हमको ये भी बेनिफिट होगा कि हमको बॉन्ड जो भरे वो भी माफ हो जाएगा, साथ ही साथ आसानी से जो जैसे दीपावली बोनस है या बेसिक पे अलाउंस है वो भी साथ साथ कनेक्ट होते जाता है, तो आप लोग को ये भी बेनिफिट मिलेगा। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, जो भी डाउट है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो भी सीनियर मेरे सीनियर जो हम लोग के साथ काम किए हैं उनसे ओवरव्यू लेकर जो भी डाउट रहता है हमको अगर समझ में आएगा तो हम खुद कमेंट करेंगे, अदरवाइज पूछ के आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको रहने नहीं देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रेलवे से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो धन्यवाद।